मैं इनिशियली एमबीबीएस करने के बाद फिर मैंने एमडी किया है एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में एमडी करने के बाद फिर मैंने एम्स दिल्ली में 3 साल जॉब किया है एमडी के बाद। और वहाँ से फिर मैंने आउट ऑफ कंट्री था, 5 इयर्स कुवैत में था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैं जॉब कर रहा था। फिर सिंस लास्ट 12 इयर्स मैं अभी रायपुर में मेडिशाइन हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यूनिट का हेड हूँ और दोनों कोविड पेशेंट और नॉन कोविड पेशेंट दोनों आईसीयूज का इंचार्ज हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात किया था डायबिटीज या शुगर के बारे में। तो सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बहुत ही कॉमन है, बट ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं कि ये कोई बीमारी है। जितना भी पेशेंट आते हैं, अगर हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में, तो बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ डायबिटीज़ है और कुछ नहीं है। क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये दोनों बीमारी पेनलेस डिजीज है, मतलब दर्द नहीं होता। तो दर्द नहीं होने के कारण डायग्नोसिस मतलब पता ही नहीं चलता कि हमें ये सब बीमारी है। तो ज़्यादातर इसको लोग बीमार हैं या बीमारी के रूप में माना नहीं जाता और मानते भी नहीं है। बट आज जानेंगे कि कैसे ब्लड प्रेशर कैसे पता चलता है और क्या होता है ब्लड प्रेशर उसमें। तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो होता है, पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा हार्ट है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो जब ब्लड को पंप करता है, ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के थ्रू से, और हार्ट को रिटर्न होता है ब्लड वेन के थ्रू से। तो जब हार्ट पंप कर रहा होता है उस टाइम पे आर्टरीज में सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो होता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या एसबीपी करके लिखते हैं। जब भी आप किसी क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर का पर्ची में आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का 2 वैल्यू लिखा रहता है, एक ज़्यादा वैल्यू रहता है और एक लो वैल्यू रहता है। जो ज़्यादा वैल्यू रहता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब हार्ट पंप कर रहा होता है उस टाइम पे जब आर्टरीज में सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो इसीलिए प्रेशर ज़्यादा रहता है। और जब ब्लड रिलैक्स फेज में रहता है तो उस टाइम पे कम ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो इसीलिए उसको डायस्टोलिक ब्लड बोलते हैं। तो ये जैसे ये आर्टरीज है, आर्टरी के वॉल में जो ब्लड फ्लो का प्रेशर एग्जर्ट होता है, जब ब्लड उसी के थ्रू फ्लो होता है तो उस प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कोई भी ट्यूब के थ्रू जब पानी फ्लो होता है या लिक्विड फ्लो होता है तो डेफिनेटली उसके दीवार पे एक प्रेशर बनता है। तो ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में है, तो ये लिक्विड फॉर्म में जब फ्लो होता है किसी भी पाइप में, तो उसके दीवार में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये ब्लू कलर का जो लाइन देख रहे हैं, ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और रेड कलर जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। रेड कलर वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट पंप करके अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाता है, और जो ब्लू कलर वाला ब्लड है ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है। बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड को लंग्स को भेजता है, और लंग्स में ऑक्सीजन लोड होता है और वो फिर हार्ट को आता है, और हार्ट फिर उसको पंप करता है, अलग अलग ऑर्गन्स में भेजता है। ये इम्पोर्टेंट है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना रहता है? जब एक बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे आइडियली उसका ब्लड प्रेशर जाहिर है लोअर साइड में रहता है। जैसे
उम्र बढ़ती जाती है, एज के हिसाब से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तो 90/60 रहता है नॉर्मल, सिस्टोलिक इज 90 और 60 मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो कम रहता है। जैसे उम्र बढ़ता जाता है हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारा जो आर्टरी या धमनियां है वो कड़ा होती जाती है, स्टीफ होता जाता है, इसीलिए प्रेशर बढ़ता जाता है। आइडियली ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में 120/80 से कम होना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन ब्लड प्रेशर को कैटेगराइज किया हुआ है। तो ब्लड प्रेशर जो कैटेगरी है नॉर्मल, एलिवेटेड या थोड़ा सा हाई, एंड देन स्टेज 1, स्टेज 2 और हाइपरटेंसिव क्राइसिस। जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से कम रहता है उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एलिवेटेड बोलते हैं अगर 120 से ज़्यादा है बट 130 से कम है, मतलब 120 to 129 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 से कम है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन स्टेज 1 कब बोलते हैं? जब ब्लड प्रेशर 130 to 139 के बीच में सिस्टोलिक रहता है और 80 to 89 के बीच में रहता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 तभी बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर चला जाता है तो स्टेज 2 बोलते हैं, जहां पे मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है 120 से ज्यादा होता है। ये ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे बढ़ता है और क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हर कोई जानता है हार्ट अटैक से ज्यादातर लोग मरते हैं। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली ये क्या करता है, जो आर्टरी के वॉल है उस वॉल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने के कारण अंदर वाला जो लेयर होता है वो डैमेज हो जाता है, वहाँ पे फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे करके वो लुमेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। जब लुमेन ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रहा था उस ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं जाता तो उस एरिया डैमेज हो जाता है और मर जाता है, वो जिसका फंक्शन था उस काम करने का वो नहीं होता। तो हार्ट के ऑर्गन में जब ये होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ऐसे ब्रेन में जब होता है तो उसको पैरालिसिस अटैक या स्ट्रोक बोलते हैं। ये कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकता है, हमारे आंखों में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, लीवर में भी हो सकता है। और ये दोनों तरीके से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आर्टरी के वॉल में प्रॉब्लम होगा, या आर्टरी के वॉल में अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो भी आर्टरी कड़ी हो जाती है तभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो दोनों तरीके से ये हो सकता है। क्या क्या टाइप का हाइपरटेंशन होता है? दो तरह का होता है, एक बोलते हैं प्राइमरी और एक दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ये सबसे कॉमन फॉर्म में होता है, 95% लोगों को यही है प्राइमरी हाइपरटेंशन, और इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसका कॉज एक्चुअली पता नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है ये कोई मेडिकल कंडीशंस के कारण होता है, कोई भी सेकेंडरी डिजीज या कोई बीमारी के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिससे सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे किडनी खराब हो गया तो किडनी खराब होने से क्या होता है, बॉडी में पानी ज़्यादा जम जाता है, तो कोई भी ट्यूब में पानी अगर ज़्यादा जा रहा है तो प्रेशर डेफिनेटली हाई होगा, तो उस प्रेशर हाई होने से हाइपरटेंशन हो गया। कुछ बीमारी है जैसे किडनी को जो आर्टरी सप्लाई करता है उसमें अगर नैरो हो गया है, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है उससे, तो भी ब्लड कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके कारण नलियाँ सिकुड़ जाती है जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड रहता है, एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर वगैरह हो जाता है तो उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा जाते हैं। थायराइड, जिसको थायराइड हाइपोथायराइड है, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जो मोटा हैं और रात को जब सोते हैं तो बीच बीच में उनका नींद खुल जाती है क्योंकि उनका सांस की नली बीच बीच में ब्लॉक हो जाता है, तो उस केस में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये
कॉज हमें पता है कि किस कारण से हो रहा है, उस कॉज को अगर ठीक कर देते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाती है। और ये यूजुअली 18 से 40 साल के बीच में जो होता है उन लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉमन होता है। कुछ प्रेगनेंसी में भी ब्लड बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। तो प्रेगनेंसी जैसे खत्म होता है वो ऐसे ही वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और बॉडी में भी वाटर रिटेंशन होता है, पानी भर जाता है, तो उसके कारण भी जो हमारे आर्टरीज हैं वहाँ पे ज़्यादा पानी फ्लो होता है, मतलब ब्लड फ्लो होता है, जो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इसी के कारण बढ़ जाता है। बट आज हम ज़्यादातर बात करेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो बहुत ही कॉमन है। ये पहले 60-70 साल में होता था, आज ये धीरे 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 करके कम एज में भी होने लगा है। 30-40 ईयर्स से भी ये स्टार्ट हो जाता है, और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारा रहन सहन अगर सही नहीं होने के कारण ये होता है। और कुछ फैक्टर है जो जेनेटिक फैक्टर, या फैमिली में जब पेरेंट्स को हुआ है तो बच्चे को होने का रिस्क रहता है। और हमारा रहन सहन में अगर प्रॉपर नहीं है तो उससे ये हो सकता है। तो किसको रिस्क है ये होने का? जो लोग डायबिटीज हैं उनको ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा रिस्क है। तो कॉमनली डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों बीमारी जो होती है वो एक साथ ही रहता है, पाया जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है दोनों। प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं होने के कारण डायबिटीज भी होता है और हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। और ओबीज जो लोग मोटा हैं, मोटे के कारण जिनका पेट निकला हुआ है, तोंद निकला हुआ है, वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाता है। तोंद क्यों निकला है? क्योंकि बॉडी में फैट डिपॉजिट हुआ है। वो फैट मैंने जब बताया था कि आर्टरीज के वॉल में भी डिपॉजिट हो जाता है, तो आर्टरी जो होता है वो कड़ा हो जाता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अनहेल्दी डाइट, जो लोग प्रॉपर उनका खाने का हैबिट है प्रॉपर नहीं है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिजिकल इनएक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफ, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, मैनली ऑफिस में बैठे रहते हैं, उन लोगों को कॉमनली पाया जाता है। अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं या स्मोक करते हैं, कुछ रेसेस में ज़्यादातर पाया जाता है। ब्लैक पीपल जो होते हैं या एशियन पीपल जो होते हैं, जो वाइट पीपल होते हैं, उनको थोड़ा सा कम होता है। और एज जैसे बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ता जाता है, तो ऐसे ही हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा फिजियोलॉजिकली बढ़ता है, बट 140 से 80 नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ जेनेटिक और फैमिलियल हिस्ट्री होता है, या जिनका लाइफस्टाइल में काफ़ी स्ट्रेस है, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में पीपी बढ़ जाता है। ये दो पिक्चर देखिए, एक है, दोनों पाइप है। एक पाइप है जो लचीला है, मतलब स्प्रेड भी हो सकता है, स्ट्रेच भी हो सकता है। दूसरा है थिक पाइप है। तो जिस पाइप हमारा जो आर्टरीज होता है ये लचीलेपन जैसे रहता है, जब उसमें फ्लो ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है तो फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाती है। जब वो स्टीफ या कड़ा हो जाएगा तो उसमें उतना ही ब्लड फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर अगर फैल नहीं पा रहा है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली इसी कंडीशन जैसे हमारे ब्लड में होता है। ये आठ खून की नलियां हैं, पहला वाला जो खून की नलियां हैं ये नॉर्मल है, हेल्दी है, ये स्प्रेड हो जाता है, लचीलेपन है, और ब्लड फ्लो जैसे ऊपर नीचे होता है तो अपने आप को बड़ा चौड़ा करके ब्लड प्रेशर जो अंदर है उसको नॉर्मल कर मेंटेन करके रखता है। जब हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं होता तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जो दीवार है उसमें कड़ा हो जाता है। कड़ा होने के कारण जो जितना एरिया था जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा था उस एरिया कम हो जाता है। जब उतना ही फ्लो छोटे से जगह में जाएगा फ्लूइड, तो प्रेशर डेफिनेटली बढ़ जाएगा, तो इसीलिए प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनिशियली थोड़ा 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 करके बढ़ता जाता है। और क्योंकि ये पेनलेस डिजीज है, हमें पता नहीं चलता कि कितना ब्लॉक हुआ है या कितना हुआ है। आ, और भगवान ने हमें ऐसे बनाया है कि हमारा ऑर्गन्स जब तक 80% तक डैमेज होने के बाद पता चलता है कि हाँ सिम्टम्स हमें दिखते हैं। कोई भी ऑर्गन के लिए, लीवर हो, किडनी हो, या हमारा ब्लड वेसल, तो ऐसे ही जब ये 80%
जो एरिया है वो ख़त्म हो जाती है, तब हमें थोड़ा बहुत सिम्टम्स आना लगता है। तो इसीलिए पता नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं, अनलेस कि हम उसको रेगुलरली चेक नहीं करवाते। तो आइडियली हर किसी को ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। ये जैसे पाइप है, हमारे घर का नाला रहता है पाइप, उसमें जैसे काई जैसे जम जाती है या कैल्शियम जम जाता है तो कैसे पाइप नैरो हो जाता है, उस तरीके से हमारे ब्लड के जो वेसल्स हैं नैरो हो जाते हैं। जब ये 100% पूरा ब्लॉक हो जाता है, हमारा नाली हो या हमारा आर्टरीज हो, तभी हार्ट अटैक या पैरालिसिस अटैक ये सब आता है। कुछ अदर टाइप्स हाइपरटेंशन होता है, जैसे रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो आते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा हूँ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बट फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जब 3 मेडिसिन खा रहे हैं उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। मार्केट में बहुत सारे दवाई मिलती है, जिसमें से कई कई दवाई होती है एक ही टैबलेट में 2 3 दवाई एक साथ मिला रहता है। तो एक टैबलेट खा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कितने कंपोजिशन है, मतलब कितने केमिकल्स है उस टैबलेट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन बोलते हैं। आइसोलेटेड हाइपरटेंशन, अगर आपका सिर्फ ऊपर वाला ब्लड बीपी बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक या सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है, तो उसको आइसोलेटेड मतलब सिर्फ एक सिस्टोलिक आइसोलेटेड हाइपरटेंशन या डायस्टोलिक आइसोलेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर 180/120 के ऊपर हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 के ऊपर है और आपको चेस्ट पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या डीजी डीजी लग रहा है, आंखों में दिखना मुश्किल हो रहा है, या पेशाब में यूरिन या नाक के थ्रू से ब्लड निकल रहा है, तो यह हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। अर्जेंटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो ऑर्गन पूरा डैमेज होकर डेथ भी हो सकता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर 180 से 120 के ऊपर चला जाता है, बट आपको ये सिम्टम्स नहीं है। बट इस केस में भी अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को जब क्लिनिक में जाते हैं या डॉक्टर को देखते हैं तो टेंशन हो जाती है, उनके ब्लड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमेशा जब क्लिनिक में जाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बट जब घर पे चेक करते हैं तो नॉर्मल रहता है। इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो इसको ठीक कैसे करेंगे या इसका मैनेजमेंट क्या है? जब हम यूजुअली तो जब कभी चेक नहीं किए तो यूजुअली पता नहीं चलता कि हम हमारे ब्लड प्रेशर है कि नहीं। बट हम अगर नॉर्मल हैं, मतलब हमें ब्लड प्रेशर नहीं है, तो उसको हम आगे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी लाइफ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो आगे चल के हमें होगा नहीं। अगर हमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हो गया है तो हेल्दी लाइफस्टाइल, दो चॉइस है, एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, दूसरा है मेडिसिन। तो जब डॉक्टर को दिखाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ज़्यादातर लोग तो इंसिडेंटल पाया जाता है, जिस आपने दूसरे किसी कारण के लिए गए थे हॉस्पिटल और ब्लड प्रेशर चेक किया तो डॉक्टर पाया कि आपका ब्लड प्रेशर 140 या 150 के ऊपर है, तो फिर डॉक्टर आपको सलाह देता है या ट्रीटमेंट चालू करता है। पर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं? पहला चीज तो बोलते हैं कि नमक मत खाओ, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। जब आप नमक कम खाते हो तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक कम हो जाता है। जैसे 140 है तो 135 तक आ सकता है अगर आप नमक कम खाएंगे तो। अगर 150 है तो 145 तक आ सकता है, उससे आगे नहीं आएगा। तो नमक कैसे काम करता है? जब नमक हमारे बॉडी में मात्रा ज़्यादा रहता है तो नमक क्या करता है, पानी को खींच के रखता है अपने तरफ, बॉडी से निकलना नहीं देता। तो बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है नमक ज़्यादा होने से, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब
डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ट्रीटमेंट के बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा, बट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, सिर्फ मेडिसिन खाने से ठीक नहीं होगा। स्लोली स्लोली मेडिसिन का डोज बढ़ता जाता है, एक टेबलेट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और धीरे धीरे करके हार्ट अटैक या किडनी खराब या आंखों में प्रॉब्लम, ये सब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। बट अगर हेल्दी लाइफ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, टॉक्सिन मैनेजमेंट, तो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो मेडिसिन खा रहे हैं, वो धीरे 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 करके कम होते बंद हो जाएगा। और अगर हमें नहीं है ये लाइफ हेल्दी लाइफ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो आगे चल के भी नहीं होगा। तो हमारा एक कम्युनिटी है, वेलनेस परसेंट कम्युनिटी करके, जो हम हेल्दी प्रिंसिपल लिविंग पे बिलीव करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसके ऊपर बिलीव करते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज सेशन हम करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं उनका हेल्दी डाइट चार्ट बनाने में, स्ट्रेस मैनेज करने में, स्लीप मैनेजमेंट करने में, और टॉक्सिन को मैनेज करने में। यहाँ चार्ट में मैंने एक फॉर्म भेजा है, उस फॉर्म में आप फिल कर सकते हो उस फॉर्म को। अगर आपको कोई कंसर्न है या आप फीडबैक दे सकते हो कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उस फॉर्म को जाइए और उस फॉर्म को फिलअप करिए। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स देते हैं। ये कैसे काम करता है, मैंने जो बताया कि हमारा जो आर्टरीज हैं वो कड़ा हो जाते हैं, पाइप जो है वो स्टीफ हो गया है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिट हो जाए, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चलता है, मेडिसिन चलता है, ये मेडिसिन जो होती हैं ये एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक नहीं करता। ये एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक नहीं करने के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस स्लोली स्लोली बढ़ता जाता है, और हमारा बीपी की दवाई स्लोली स्लोली बढ़ता जाता है। तो डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या टैबलेट देते हैं? डॉक्टर हमें टैबलेट देते हैं जो हमारे ब्रेन में काम करता है जाके, तो हमारा जो कुछ हार्मोन्स है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ टैबलेट्स देते हैं जो हार्ट का जो पंपिंग पावर है उस पंप को कम कर देता है। जब पंप कम करेगा तो ब्लड फ्लो कम होगी, फ्लो कम होगा तो प्रेशर कम होगा। कुछ टैबलेट देते हैं जो यूरिन की मात्रा बढ़ा देगा, मतलब बॉडी में जो वाटर रिटेन है, वाटर एक्सेस है, उसको यूरिन के थ्रू निकाल देता है, तो उससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ टैबलेट्स हैं जो हमारा आर्टरीज है उसको फैला देता है, फैलाने के कारण क्या होता है, ब्लड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उससे प्रेशर कम हो जाता है। एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, जो हमारा आर्टरी कड़ा हो गया है, ठीक या स्टिफ हो गया है, वो लचीलापन मेंटेन होना चाहिए। ये कैसे होता है, आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल, एलडीएल जो होता है ये दो तरह का होता है, एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल जब मॉडिफाई होकर बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या क्या करता है, हमारे आर्टरीज के वॉल में व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं या फेगोसाइट्स रहते हैं, ये उसको खा जाते हैं। उसको खाने से धीरे धीरे उसके खाने के बाद वहां से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो साइटोकाइंस बोलते हैं, वहां पे एक इन्फ्लेमेशन कर देता है, और धीरे धीरे वो एक फोम सेल बन जाता है, मतलब अंदर बहुत सारा फैट डिपोजिट हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो आर्टरी के वॉल को कड़ा कर देता है, स्टीप कर देता है, और वो स्टीप करने के कारण फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और साथ साथ हार्ट अटैक, पैरालिसिस अटैक, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं।
तो इसको मेन है, इसको हमें ठीक करना है। तो पहले तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होना चाहिए। तो हमारा खान पान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ खाना है जो ये सब स्टेज को प्रिवेंट करता है, जिससे जैसे गार्लिक है, लिकोराइस है, पोमेग्रेनेट है, मलबेरी, टर्मेरिक, फाइटोएस्ट्रोजन, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल को मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ है जो ऑलरेडी प्लेक बना हुआ है उसको डिजल्व करने में मदद करता है। तो अगर आपको किसी को कंसर्न है तो अगर आप प्रॉपर किसी जिसने भी आपको बुलाया है उसके थ्रू से आप अपना डाइट एनालाइज करके आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान ले सकते हो, रेगुलर एक्सरसाइज अटेंड कर सकते हो, तो आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स हो सकता है। ये नॉर्मल आर्टरीज है जहाँ पे इजीली फ्लो हो रहा है, बट स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, ये अंदर वाला प्लेक जमने के कारण नैरो हो जा रहा है। और जब 80% से ज़्यादा नैरो हो जाता है तब आप थोड़ा सा ही कदम चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगा। सीढ़ी 4-5 सीढ़ी चढ़ते ही सांस फूलने लगेगा। कभी कभी छाती में दर्द होगा या छाती में भारीपन लगेगा, चक्कर जैसे लग सकता है, कभी कभी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी यूरिन में ब्लीड हो सकता है, थोड़े से काम करने में थकावट हो सकती है, शाम को काम करके घर आने में थकावट हो सकती है। तो ये सारी सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर है। लंबे समय से अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमारा किडनी, हार्ट और ब्रेन और आँख, ये 4 ऑर्गन है मेनली यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके 3 स्टेज में इफेक्ट होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आपको यूरिन का टेस्ट कराएंगे तो उसमें प्रोटीन अगर निकल रहा है मतलब आपका किडनी डैमेज स्टार्ट हो गया है, वो स्टेज 1 में है, वहां से आप रिवर्स कर सकते हो। बट जब स्टेज 2 और स्टेज 3 आएगा वो रिवर्सिबल नहीं है, वहाँ फिर मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी और डायलिसिस ये सब करना पड़ता है। हमारा हार्ट जो है, हार्ट में भी हार्ट धीरे धीरे करके, क्योंकि प्रेशर के ऊपर ज़्यादा फोर्सफुली काम कर रहा है तो हार्ट मोटा हो जाता है, जिसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। जब मोटा हो जाएगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ता है, तो थोड़ा सा भी ऑक्सीजन कम हुआ तो तुरंत से हार्ट अटैक आ सकता है। तो जब हार्ट अटैक आता है पहले चेस्ट पेन जो होता है उसको एंजाइना बोलते हैं, धीरे धीरे करके हार्ट फेल हो जाता है, फिर कुछ एरिथमिया, हमारा हार्ट बीट इधर उधर गड़बड़ हो सकता है। हमारे आंखों में विजन इनिशियली चेंज होता है, तो आंखों का जांच कराएंगे अगर लंबे समय से तो आंखों में पता चलता है कि हमारा रेटिना जो है वो खराब हो चुका। धीरे धीरे करके ब्रेन खराब होता है, भूल जाते हैं चीज़ों को, डिमेंशिया होता है, फिर पैरालिसिस अटैक आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब लंबे समय से ब्लड प्रेशर है। तो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा, और आप ब्लड प्रेशर के बारे में आइडिया होगा। हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, ऑलरेडी आप हाइपरटेंसिव हैं या आप अगर कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं तो आगे कैसे क्या कर सकते हैं। प्लीज शेयर हेल्थ डाइट चार्ट, डॉक्टर हाजी ने रिक्वेस्ट किया है। तो एक्चुअली जब तक मैं आपका डाइट नहीं जानूंगा कि क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या आपको चेंजेस करनी है या क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। ये पर्सनलाइज है, तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वी कैन कनेक्ट के बाद, एंड देन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो यहाँ चार्ट में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं।
कैन क्रोनिक केसेस बी करेक्टेड टू? यस, डेफिनेटली। कि जितना ज्यादा क्रोनिक केसेस है उतना ज्यादा समय लग सकता है, लंबे समय लग सकता है, बट डेफिनेटली ये फॉलो द राइट, मतलब हेल्दी प्रिंसिपल अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो स्लोली स्लोली इट, आप जो दवाई ले रहे हैं वो धीरे धीरे, जो पावर है दवाई का वो मिलीग्राम, अगर 100 मिलीग्राम ले रहे हैं तो धीरे धीरे 75 हो सकता है, 75 से 50 हो सकता है, 50 से 25, एंड देन यू कैन स्टॉप। कैन क्रोनिक केसेस बी करेक्टेड टू? ओके। पैरालिसिस बॉडी है और बीपी हाई रहता है, तो क्या वो ठीक हो सकता है? पैरालिसिस बॉडी है मतलब ऑलरेडी उनको स्ट्रोक अटैक आ चुका है, तो स्ट्रोक अटैक आ चुका है मतलब उनके बॉडी में मल्टीपल जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन या एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 90-100% ब्लॉक है, उसीलिए उस पैरालिसिस अटैक आया था। तो अगर देखेंगे तो मल्टीपल जगह पे कहीं पे 50%, कहीं पे 60%, कहीं पे 30% ब्लॉक होगा, वो ऐसे बाहर से नहीं दिखता। बट अगर हेल्दी लाइफ प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे जो 60-70% ब्लॉक है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा, आगे चल के उनको फिर से दोबारा पैरालिसिस अटैक नहीं आएगा। नहीं तो उनको रिस्क है कभी भी पैरालिसिस अटैक आने का, और हार्ट का अटैक आने का, या किडनी खराब होने का, या आंखों में प्रॉब्लम होने का। सिर्फ अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो एक्चुअली जो डैमेज हो रहा है आर्टरीज में उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मेडिसिन टेम्पररीली हमारा हार्मोन को ब्लॉक करके या बॉडी से यूरिन के ज़्यादा करके टेम्पररीली ठीक कर दे रहा है, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली वो उसमें भी हेल्प कर सकता है। व्हाट इज रोल ऑफ लो सोडियम सॉल्ट इन ब्लड प्रेशर? ओके, डेफिनेटली अगर हम नमक कम खाते हैं तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम होता है। रिसर्च बहुत सारे हैं जिसमें देखा गया है कि अगर आप सॉल्ट को, सोडियम इनटेक कम कर देते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक कम हो सकता है। अगर हम सोडियम पुअर और पोटासियम रिच फूड खाते हैं, पोटासियम अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। मैग्नीशियम रिच फूड खाते हैं तो ब्लड प्रेशर कम कंट्रोल होता है। तो पोटेशियम रिच फूड जो है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बनाना, टमाटोज, ऑरेंजेस, ये सब में पोटेशियम रहता है। I am under medication for diabetes and hypertension. How I can get rid of medicines? Yeah, definitely. But if you are since long time you are on medications, तो आपको काफी समय लगेगा धीरे धीरे उसको कम करने के लिए। प्रॉपर डाइट प्लान और प्रॉपर अगर आप हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, टॉक्सिन्स, हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स सबसे एवरी, मतलब जब सांस ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहा है, जब हम पानी पी रहे हैं तभी टॉक्सिन्स जा रहा है। पहले 50 साल पहले ऐसे नहीं था, जिस एनवायरनमेंट आज में है और 50 साल पहले है था वैसे नहीं है। आज हम कहीं भी ब्रीथ कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा टॉक्सिन जा रहा है। एयर पोल्यूशन तो बात कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि हमारा बॉडी पोल्यूशन नहीं है, हमारे अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एयर पोल्यूशन है। बट जब उसी एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है। हम जो खाना खा रहे हैं, जो मार्केट से परवल, भिंडी, गोभी जो ला रहे हैं, उस सब में पेस्टिसाइड्स, उर्वरक सब डला हुआ है, जो हमारे अंदर टॉक्सिन जा रहा है। ये सारे टॉक्सिन्स जो हमारे जाके आर्टरीज में डिपॉजिट होते हैं, वहां पे वही से स्टार्ट होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। हम क्या खा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देन वी कैन गाइड कि हम क्या कर सकते हैं।
Sir, how is overweight linked to high blood pressure? Overweight can be due to excess body fat और excess muscle mass. अगर हमारा excess muscle mass है, that is healthy overweight. आपने बॉडी बिल्डर्स देखा होगा, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ही इज मस्कुलर बॉडी, उसके बॉडी में फैट नहीं है, दैट इज हेल्दी. बट अगर आपके बॉडी में फैट है, एक्सेस फैट, तो कैसे पता चलेगा कि फैट बॉडी है या मस? तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं. एक कार्डियक स्कैन करके होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी में कितना परसेंटेज फैट है. या डेक्सा का स्कैन होता है, या एमआरआई स्कैन होता है, उससे बॉडी में मसल्स मास और फैट मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर बॉडी में एक्सेस फैट है, दैट मीन्स योर आर्टरीज ऑल्सो आर डिपोजिटेड विथ एक्सेस फैट. मतलब आर्टरीज में जो होता है खून की नलियां, उसमें भी आपका एक्सेस फैट डिपोजिट हो जाता है. उस फैट डिपोजिट के कारण आर्टरी जो वॉल है वो स्टीफ हो जाता है, एंड देन दैट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर. मतलब स्टीफ है, वो फैल नहीं पाता है. उतना ब्लड तो आपके अंदर है, उतना ब्लड फ्लो हो रहा है, बट वो फैल नहीं पाने के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा. तो बॉडी का फैट को कम कर सकते हैं, देन ऑटोमेटिकली योर ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो गेट कंट्रोल्ड. How often we should check cholesterol after 45 years of age? Every year once you should have a complete health checkup. अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, इनफैक्ट आजकल तो 30 इयर्स प्लस लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये सब स्टार्ट हो जा रहा है. तो एवरी ईयरली वंस यू शुड डू चेकअप. और अगर आपको ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर ये सब है, तो एवरी 6 मंथली यू नीड टू चेक. What is the reason for low BP? आइडियली लो बीपी जो होता है फीमेल में यूजुअली एज कंपेयर टू मेल, उनका नेचुरली बीपी थोड़ा लोअर साइड में होता है उनके हार्मोन्स के कारण. बट अप टू 90/70 दैट कैन बी नॉर्मल इन फीमेल्स. और मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सॉल्ट, बॉडी में सॉल्ट अगर कम है तो भी लो बीपी हो सकता है. या अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं तो भी लो बीपी हो सकती है. ऐसे बहुत सारे कारण हैं, या कुछ हार्मोन इम्बैलेंस है जिसके कारण भी हमारा लो बीपी होता है. या जिनको इन्फेक्शन होता है, बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, या यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है. इन्फेक्शन में कुछ हमारे बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे बीपी लो हो जाता है. तो ये सब कारण हैं लो बीपी होने का. हाउ टू अवॉइड टॉक्सिक सब्सटेंस? तो मल्टीपल थिंग है अपना टॉक्सिन्स को अवॉइड करने के लिए. आप अपना पोल्यूशन तो कंट्रोल नहीं कर सकते. जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको रहना है. जो आप मार्केट से ला रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो सब आपको करना है. तो बहुत सारे तरीका है जिससे आप टॉक्सिन्स को कम कर सकते हैं. आप किस तरीके से कुक कर रहे हैं खाने को, कहाँ से वेजिटेबल्स ला रहे हैं. प्रिफरेबली आपको चूज करना चाहिए ऑर्गेनिक चीज़ें जो बिना उर्वरक और बिना पेस्टिसाइड्स के उगाया गया है. बट अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, इवन फार्मर्स आल्सो वांट्स टू मेक मनी. तो वो न्यू चीज़ें, सिंथेटिक्स केमिकल्स डाल के वो चाहते हैं कि हमारा उपज ज़्यादा बढ़ा. तो उसके कारण वो लोग बहुत सारी चीज़ें अपने खेती में डालते हैं. जब वो खेती में डालते हैं तो डेफिनेटली उस केमिकल उस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे बॉडी में आता है. तो हमें प्रिफरेबली अगर हम खुद उगा सकें ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे एयर भी पोल्यूशन ना हो, तो बेस्ट है कि आप खुद उगाओ, जहाँ पे बिना केमिकल, बिना उर्वरक का. दूसरा है आप किस तरीके से कुक कर रहे हैं खाने को. अगर आप खाना कुक कर रहे हैं, आपको एल्युमिनियम अवॉइड करना है.
एल्यूमिनियम बर्तन में जब आप खाना बनाते हैं तो एल्यूमिनियम बर्तन धीरे धीरे क्या होता है, पतला हो जाता है, लीचिंग बोलते हैं। वो पतला होने के कारण जो एल्यूमिनियम है हमारे खाने में रोज आता है, तो एल्यूमिनियम हमारे बॉडी में बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जिससे वो नर्व सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है हमारे बॉडी के नर्व्स। तो प्रिफरेबली अवॉइड कुकिंग इन एल्यूमिनियम, और प्रेशर कुकिंग अवॉइड करना है। जब हम प्रेशर कुक में कुक करते हैं तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कुक करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो विटामिन्स रहते हैं जो खाने में, वो सब खत्म हो जाते हैं। जो हमारा बॉडी को हील करना चाहिए वो हील नहीं करता। तो प्रिफरेबली कच्चा चीजें खाना ज्यादा बेटर है अगर आपको हेल्दी रहना है तो। कुक ऐसे कुक करना चाहिए, स्पेशली स्टेनलेस स्टील बर्तन आता है जिसमें आप कुक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, बिना हाई प्रेशर और बिना उसका। तो बहुत सारे तरीका है, आपको एयर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, वाटर कुक करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पर्सनली आप अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम सजेस्ट कर सकते हैं। Which antioxidants are good for hypertension? How they work? Okay, very nice question. तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा टर्म है। हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स क्या करता है, फ्री रेडिकल्स डैमेज करता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। फ्री रेडिकल से हमारा बॉडी डैमेज होती है। एंड जो एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होता है दैट इज आल्सो ए फ्री रेडिकल डैमेज। तो अगर हम हाई डोजेस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो हमारा जो फ्री रेडिकल्स डैमेज है वो कम होता है, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो बंद होती है। तो आर्टरी के वॉल में जो स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट जो काम करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स टू लोअर ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। एंड कोएंजाइम क्यूटेन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारा बॉडी में प्रोड्यूस करता है, बट आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद हमारा बॉडी वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना हमें चाहिए। तो यू नीड टू टेक कोएंजाइम क्यूटेन। और ओमेगा 3 जो है हमारा वेजिटेबल सोर्स है, नॉन वेज सोर्स है, स्पेशली ये फैटी फिश में मिलता है ओमेगा 3, जो समंदर वाले फिश होते हैं, टूना, मैकरेल, ये सब में। तो उसका फिश, अगर हम आइडियली, ये देखा गया कि एक रिसर्च, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जहाँ पे उन्होंने काफी लंबे समय तक बहुत सारे लोगों में देखा, मतलब करने के बाद, कि जो लोग हफ्ते में 2 बार फैटी फिश खाते हैं, जो समुद्र वाला फिश होता है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक जो होता है नहीं होता, या बहुत कम होता है। जैसे तुंद्रा जो है पूरा आइस एरिया है, वहाँ पे ना तो कोई खेती होती है, ना कोई चावल मिलता है, ना गेहूं मिलता है। वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो लोग सिर्फ सी फिश खा के जिंदा रहते हैं। वो लोगों का वेट जो रहता है 150 किलो 200 किलो का रहता है, बहुत लंबे चौड़े रहते हैं, मोटे रहते हैं, उनके बॉडी में फैट परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, बट उनको हार्ट अटैक वगैरह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट वाला जो ओमेगा 3 रिच फिश खाते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड दैट गुड फॉर ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट हार्ट अटैक, एंड अगर स्ट्रोक भी है तो दैट इज ए नेचुरल एंटी कोआगुलेंट ऑल्सो, मतलब ब्लड को थीन करके या पतला करके भी रखता है। एंड गार्लिक इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। जब आप लहसुन खाते हो तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक है वो धीरे धीरे डिजल्व करता है। उसमें 2 एंजाइम्स होते हैं, एलिन और एलिसिन। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, वो आपका आर्टरी में जो प्लेक है उस प्लेक को धीरे धीरे करके डिजल्व करने में मदद करते हैं। जैसे ही डिजल्व होगा, आपका आर्टरीज का लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी था, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है।
So garlic is also a very good you can take. How to detect the BP has gone malignant without device at home? Okay, very interesting question. If you feel like headache, if you have persistent headache, अगर आपको बीपी है और आपको सडनली हेडेक स्टार्ट हो गया या आपको ब्लड दिख रहा है आंखों में, प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है, एंड आपका चेस्ट में हैवीनेस लग रहा है, या थोड़ा सा ये आप चलते हो एक रूम से दूसरे रूम जाने में आप थक जा रहे हैं, तो हो सकता है आपका बीपी जो है मैलिग्नेंट हो गया है। या आपका सडनली देखा कि आप यूरिन करने गए और यूरिन रेड दिख रहा है, या सडनली आपका नाक से ब्लड आना शुरू हो गया, तो ये सब चीजें हैं जो हो सकता है कि आपका बीपी मैलिग्नेंट हो गया है। How to access the form? I have put in the chat box. You can fill that form. अगर आपको फॉर्म नहीं मिला है फिर से आपको भेज दे रहा हूँ, उसको क्लिक करेंगे लिंक में तो आपको वो ओपन होगा, उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। Okay, any other question? What is organic and pure supplements? Okay, stress upon organic and pure supplements. सप्लीमेंट्स दो तरह का हो सकता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है सिंथेटिक। कोई भी चीज एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक्स होता है। जैसे प्लास्टिक है, दैट इज सिंथेटिक, बट जब कॉटन है, जो कॉटन कपड़ा पहनते हैं या नायलॉन पहनते हैं, कॉटन जो कपड़ा है वो नेचुरल है और नायलॉन जो कपड़ा है वो सिंथेटिक्स है। तो डेफिनेटली जो नेचुरल होती है वो हमारे बॉडी के लिए सूट करता है या हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, बट जो सिंथेटिक होता है वो बॉडी रिजेक्ट करता है। तो ऐसे ही सप्लीमेंट्स दो तरह का होता है। एक सप्लीमेंट्स होता है जो ऑर्गेनिक होती है, जो नेचुरल चीजों से बना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है। और एक होता है सिंथेटिक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला है एस्कोर्बिक एसिड। तो एस्कोर्बिक एसिड को आप फैक्ट्री में बना सकते हो, एक केमिकल दूसरे केमिकल ये सब मिला के एक एस्कोर्बिक एसिड आप बना दिए। उस एस्कोर्बिक एसिड को टैबलेट बना के अगर आप खाओगे तो आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। आप जब खाओगे उस टैबलेट को, हो सकता है आपको एसिडिटी हो या जलन जलन जैसे लगे, और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन से वो ब्लड में जाएगा ही नहीं। बट जैसे ऑरेंज का जो जूस है उसको पियोगे तो उसमें जो विटामिन सी है वो बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों में फर्क है, एक सिंथेटिक्स और ऑर्गेनिक। सिंथेटिक प्लास्टिक जैसे होता है, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, जो फार्मेसी टैबलेट्स बनते हैं, ये सारे टैबलेट जो होती है ये सिंथेटिक्स होता है। तो जब भी आप कभी, आपको कोई भी चीज के लिए, कभी आपने एंटीबायोटिक खाया होगा या मार्केट से जाके आपने कोई मल्टीविटामिन भी खाया होगा, तो आपने रियलाइज किया होगा कि आपका जो टंग का टेस्ट था वो चेंज हो गया, या आपको मेटल मेटल लग रहा है, या आप का मतलब कुछ अलग सा फील होता है जब आप कोई एंटीबायोटिक्स खाते हो या कुछ सिंथेटिक्स मल्टीविटामिन खाते हो। बट जब आप ऑर्गेनिक चीज खाते हो तो आपका टेस्ट ना चेंज होता है ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जो सिंथेटिक्स और उसमें। सो आई होप आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है और आपको कुछ वैल्यू मिला है, आपने कुछ सीख पाए हो और आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। सो आई थिंक आई एम डन विथ
माय प्रेजेंटेशन। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और आप कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम फिर से दोबारा मिलेंगे। एंड थैंक यू।